नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात के मसाइल में मसला नंबर 12। देखिए, एक बंदे ने अपनी ज़कात का हिसाब करना है तो हमने अर्ज किया था कि वो 4 चीजों को देखेगा: सोना, चांदी, नकदी रकम और माल तिजारत। माल तिजारत के हवाले से ये जहन में रखा जाए कि माल तिजारत में जो माल होगा आप उसकी कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, किस वैल्यू का एतबार करेंगे। अगर किसी शख्स ने कोई प्लाट खरीदा है, कोई जमीन खरीदी है, नियत ये थी कि मैं इसको फरोख्त कर दूंगा, और जब ज़कात के हिसाब का वक्त आया तो उस वक्त ये नियत बाकी भी थी, तो इस सूरत में उस पर ज़कात फर्ज है। अगर ये प्लाट उसके पास 3-4 साल रहा, 3-4 साल के बाद फरोख्त किया, तो 3-4 सालों में भी उस पर ज़कात फर्ज होगी। हर साल ज़कात अदा करने के लिए, अब देखें, उसने प्लाट लिया था 2015 में, 1 लाख रुपए का मरला था। उस वक्त उस प्लाट की कीमत थी 10 लाख रुपए, 10 मरले का प्लाट था। अब 2023 में उसने जब देखा तो वो प्लाट हो चुका है 1 करोड़ रुपए का। अब हर साल बढ़ता रहा, पहले 10 था, फिर 15 था, फिर 25 था। इस तरह मुख्तलिफ दिनों में जब उसका रेट बढ़ता रहा, तो अब हम ये बात अर्ज करेंगे कि चूंकि उसका रेट हर साल बढ़ता रहा है, तो जिस जिस साल में उसने ज़कात का हिसाब करना है, बस उसी साल जो उस प्लाट की मार्केट वैल्यू होगी तो उसी का एतबार होगा। हर साल बढ़ती रही है तो हर साल के एतबार से उसका अंदाजा किया जाएगा। और अगर किसी ने प्लाट लिया है जाती जरूरत के लिए, जाती जरूरत के लिए, मसलन इस पर मैं घर बनाऊंगा, तो फिर ठीक है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर रकम को महफूज करने के लिए खरीदा, उन्होंने खरीदा था कि मैं रकम है महफूज कर लूंगा, चंद साल बाद बेच दूंगा, तब भी ज़कात होगी और हर साल होगी। अच्छा, इसी तरह यह देख लीजिए, एक बंदे ने प्लाट खरीदा है, तो प्लाट खरीदते वक्त कोई नियत नहीं थी खुद रखूंगा या मैं किसी को दे दूंगा, फरोख्त करूंगा, घर बनाऊं, कुछ नहीं इस पर था। तो इसके हवाले से भी वाजे रहे कि जब तक इसको फरोख्त नहीं करेगा उस वक्त तक ज़कात नहीं है, क्योंकि माल तिजारत बनने के लिए जरूरी था कि जिस वक्त खरीद रहा है उस वक्त भी नियत हो, और वो नियत जब ज़कात का हिसाब कर रहा है उस वक्त तक उसके पास बाकी भी हो। क्योंकि शुरू में इसकी नियत अप डाउन थी, नहीं पता क्या करना है, इसलिए ये माल तिजारत ना रहा, इस पर ज़कात नहीं होगी। नंबर 14, आपने ज़कात अदा करनी है मसलन यकुम रमजान को, लेकिन आपके पास पहले कुछ अफराद आते रहते हैं कि जिनको ज़कात की रकम की जरूरत है, मुस्तहिक हैं, तो आप अपने वक्त आने से पहले, तारीख आने से पहले पहले थोड़ी थोड़ी करके भी अगर अदा करते रहें तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब आपकी ज़कात अदा करने की तारीख आएगी उस वक्त हिसाब कर लें, बस जो आप अदा कर चुके हैं वो माइनस कर लें और जो बाकी है उसको आप अदा कर लें। और अगर आप ज्यादा अदा कर चुके हैं तो अगले साल फिर हिसाब करके उसको माइनस कर लें। नंबर 15, एक आदमी ने कमेटी के तौर पर पैसे जमा कराए हैं, कमेटी के तौर पर आपने पैसे जमा कराए हैं और वो निसाब के बराबर, मसलन फर्ज किया 2 लाख की कमेटी बन गई। इस शख्स पर किसी किस्म का कर्ज भी नहीं, तो अब इसकी कमेटी जो जमा हो रही है, उस मसलन उसने 12 महीनों की कमेटी जमा की है और इतनी जमा हो चुकी है कि वो निसाब के बराबर है, तो अब उस जमाशुदा कमेटी में और इसके पास जो और रकम और सोना और चांदी मौजूद है, सबको जमा करके उनकी ज़कात निकालेंगे। नंबर 16, देखिए, एक मुलाजिम पेशा अफराद पर इनकम टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से। कोई शख्स ये समझे कि चूंकि मैं इनकम टैक्स अदा करता रहता हूं इसलिए ज़कात भी अदा हो गई, तो ये गलत है।
इनकम टैक्स इंसान पर हुकूमत मुल्क की जरूरियात के पेश नजर लागू करती है। और ज़कात ये मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक फरीजा है, इसलिए इनकम टैक्स अदा करें। ठीक है, आप अपने मुल्क की जरूरियात के पेश नजर ये काम कर रहे हैं, लेकिन ज़कात की अदायगी बहरहाल अलग से आपको करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स की अदायगी से या किसी और टैक्स की अदायगी से आपकी ज़कात आपसे साकित नहीं होगी। ज़कात का अदा करना अलग तौर पर फर्ज रहेगा। नंबर 17, आपने ज़कात अदा की है और ज़कात में आपने दीनी किताबें, कपड़े, जूते, कोई चीज आपने इस्तेमाल की है, वो आपने खरीदी हैं या आपके घर में मौजूद है लेकिन कीमती हैं, आप वही चीजें किसी मुस्तहिक को आप दे दें, ज़कात उनसे भी अदा हो जाएगी। और शर्त मैंने अर्ज की थी कल में कि जरूरी है कि आप जिसको दे रहे हैं उसको आप मालिक बनाएं, इस तरह का मालिक बने कि उसको तसर्रुफ कर सके, रखना चाहे वो, किसी को देना चाहे, फरोख्त करना चाहे तो कर सकता। खामन पर मैं मिसाल के साथ मसले को अर्ज करूंगा। बीवी पर ज़कात फर्ज है, उसके पास 40 तोले सोना है। खामद ने उसकी इजाजत के बगैर उसने ज़कात अदा कर दी तो ज़कात अदा नहीं होगी, अगरचे बाद में वो इजाजत दे भी दे उसकी बीवी, ज़कात अदा नहीं होगी। हां, अगर वो पहले उसको कह देती है कि आप मेरी तरफ से ज़कात अदा करें तो ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 19, एक आदमी है, ज़कात का मुस्तहिक है, आप उसको ज़कात देते हैं तो ज़कात देते वक्त ये जरूरी नहीं कि आप उसको कह दें कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूं, यानी लफ्ज़ ज़कात जरूरी नहीं है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप कह दें आपके लिए हदिया है, आपके लिए तोहफा है, आपका इनाम है, दिल में आप ज़कात की नियत कर लें। आप ये भी कह सकते हैं भाई साहब आपकी रकम है, आप अपने इस्तेमाल में खर्च करें, आप अपनी जरूरियात पूरी करें तो भी दुरुस्त है। तो लफ्ज़ ज़कात का जुबान से अदा करना जरूरी नहीं, अलबत्ता दिल में नियत हो कि मैं ज़कात दे रहा हूं। नंबर 20, इम्तिहान में पोजीशन होल्डर तलबा हैं, आप उनको इनाम की मद में ज़कात की किताबें दे दें, रकम देना चाहें आप वो दे दें, बिल्कुल जायज और बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन शर्त यह है जिन तलबा को दी गई है वो ज़कात के मुस्तहिक भी हों। नंबर 21, देखिए आपकी मस्जिद है या आपका मदरसा है या आपका कोई ट्रस्ट है या आपकी कोई हॉस्पिटल है जिसमें लोग ज़कात के अतियात भी जमा कराते रहते हैं। मदरसे में, मस्जिद में, ट्रस्ट में या किसी हॉस्पिटल का जो चैरिटी फंड जमा हुआ है उसमें अगर ज़कात हो तो, सॉरी दोबारा मैं अर्ज करता हूं, मदरसा है या मस्जिद है या कोई और जिसके पास रकम जमा हो चुकी है, मसलन एक हॉस्पिटल का बना हुआ है अकाउंट बना हुआ है जिसमें गरीबों की इमदाद करते हैं, वो वक्फ की सूरत में है, मस्जिद का चंदा जमा हो गया, लाखों रुपए में हो गया, तो आया कि इस पर भी ज़कात है या नहीं? तो वाज़ेह रहे कि मदरसे का चंदा चाहे साल साल पड़ा रहा, मस्जिद का चंदा साल साल पड़ा रहा, ट्रस्ट की रकम साल साल पड़ी रही, अगरचे वो निसाब को पहुंच जाए तो उस पर ज़कात नहीं होगी। क्यों? इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़कात के लिए जरूरी है कि वो किसी की मिल्कियत में हो। मदरसे की रकम ये मिल्कियत अल्लाह की होती है, मस्जिद की रकम ये वक्फ लिल्लाह होता है, ट्रस्ट वगैरह की रकम वो अफराद की मिल्कियत नहीं है, वो भी अफराद की मिल्कियत से बढ़कर अल्लाह की मिल्कियत में होती है या गुरबा की मिल्कियत होती है जो अवामी है, इसलिए उस पर ज़कात नहीं है। एक आदमी पर, मसला नंबर 22, एक आदमी पर ज़कात फर्ज थी, बाद में उस पर कर्ज चढ़ गया, उसने ज़कात अदा नहीं की थी कि मकरूज हो गया, अब नई जो उसकी जिंदगी है कर्ज के बाद वाली, उसमें तो ज़कात नहीं है, अलबत्ता जब कर्ज नहीं था और रकम मौजूद थी तो उस वक्त जो ज़कात लाजिम थी उसको अदा करना लाजिम रहेगा। ऐसा नहीं कि
अब रकम चूंकि नहीं है इसलिए ज़कात पिछले सालों की साकित हो जाए, बल्कि पिछले सालों की ज़कात ये शख्स अदा करेगा। नंबर 23, एक आदमी, आप साहिब निसाब हैं, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर आपके पास रकम मौजूद है। साहिब निसाब आदमी ने, आपने रकम उठाई थी अपनी कुल रकम से, आपने एक जगह रख दी कि मैं इससे गरीबों को ज़कात अदा करता रहूंगा, और वो रकम चोरी हो गई। चोरी रकम हो जाने की सूरत में ज़कात अदा नहीं हुई, आपको दोबारा ज़कात अदा करना लाजिम है। नंबर 24, अच्छा, ज़कात का माल है, चोरी हो गया या गुम हो गया, फिर भी ज़कात अदा नहीं हुई, आप दोबारा अदा करें। अगर किसी ने ज़कात को, माल चोरी हो गया और वो कहने लगा कि नहीं चोरी हो गया तो ज़कात थी लिहाजा गई, इस तरह कहने से ज़कात उसके जिम्मा से साकित नहीं होगी। नंबर 25, ये जो 25 से आगे आगे जितने भी मसाइल हैं उनके लिए एक उसूल समझ लीजिए, बस उस उसूल की रोशनी में इंशाअल्लाह हम इन मसाइल को हल करते चले जाएंगे। ये बात समझिए कि ज़कात किन चीजों में होती है। अर्ज किया था सोना हो, चांदी हो, नकदी रकम हो और माल तिजारत हो, इनमें तो ज़कात है। और इनके अलावा जो चीजें हैं, मसलन एक आदमी है वो कारोबार करता है कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीनें उसके पास रखी हैं, तो वॉशिंग मशीनों पर ज़कात नहीं है। एक आदमी ने ड्राई क्लीन की दुकान खोली है, कपड़े धोने की वहां मशीन है, ज़कात नहीं है। आपने डेयरी फार्म बनाया हुआ है ताकि उस फार्म से आप दूध फरोख्त करें, तो ऐसे गाय पर, भैंसों पर, बकरियों पर, ऊंटों पर ज़कात नहीं है। आपने मछली फार्म बनाया हुआ है तो वहां जो सामान होता है उस पर ज़कात नहीं है। आपका स्टोर है, उस स्टोर में आपके पास अलमारियां हैं, फर्नीचर है, ये इस पर आपके पास ज़कात नहीं है। एक मजदूर है या ठेकेदार है, ठेकेदार के पास शटरिंग का सामान है, रेडियां हैं, फट्टे उसके पास मौजूद हैं, उन पर ज़कात नहीं है। तो उसूल बस यहां से समझ लीजिए कि जो चीजें आपकी कमाई का जरिया बनती हैं, आलात हैं, औजार हैं, उन पर ज़कात नहीं है। हां, अलबत्ता उनसे जो कमाई आएगी तो उस कमाई को आप कॉलम नंबर 1 में लिखते चले जाएं। तो अगर वो खत्म हो गई, मसलन आपने दुकान खोली हुई है, महीने का महीना जो भी कमाते खर्च हो जाता है, तो वो तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो खर्च हो गया। जो आपके पास बाकी बचा रहा इस तमाम काम से, तो आपने इन चीजों की रकम को कॉलम नंबर ए में नहीं लिखना, बल्कि आने वाली कमाई को लिखना है। रक्षा चलाता है कोई शख्स तो रक्षे पर ज़कात नहीं। हां, अगर उससे पैसा बच जाता है, साल के एंड में जब उसने उसका हिसाब किया तो उस हिसाब के वक्त बची हुई रकम को लिख लेगा, रक्षे पर ज़कात नहीं। एक बंदे का ट्रेला है, एक का ट्रक है, किसी की कोई कार चलाता है, किसी की बस मौजूद है, तो इन चीजों में ज़कात नहीं, इनसे जो आमदन है उस आमदन पर ज़कात होगी। और तरतीब वही होगी कि उसको कॉलम नंबर 1 में रखें, उसी का हिसाब करेंगे, उसी के मुताबिक ज़कात होगी। तो मसला नंबर 24 से आगे तक यही मसाइल हैं। देखिए नंबर 24, अगर ज़कात का माल चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि दोबारा अदा करना लाजिम होगा। अगर ज़कात अदा न की तो ये ज़कात उसके जिम्मा से साकित न होगी। नंबर 25, अगर किसी आदमी ने ड्राई क्लीन की दुकान में कपड़े धोने के लिए मशीन रखी तो उस मशीन पर ज़कात नहीं, बल्कि उससे हासिल शुदा आमदन पर ज़कात होगी। चुनाचे इस आमदन को काबिल ज़कात असासा जात में शामिल करके ज़कात अदा की जाएगी। नंबर 26, अगर किसी आदमी ने डेयरी फार्म बनाया हुआ है और मकसद उस फार्म से दूध फरोख्त करना है, तो ऐसे आदमी के लिए गाय, भैंस, इनकी मालियत पर तो ज़कात नहीं होगी। अलबत्ता दूध फरोख्त करने की आमदनी अगर निसाब को पहुंच जाती है
तो अब उस पर ज़कात फर्ज होगी। अगर निसाब से कम है तो देख लीजिए आपके पास जो बाकी आमदन मौजूद है, बाकी जो आपके पास रकम मौजूद है, उसके साथ आप इसको भी मिलाकर हिसाब कर लें, तो अगर ज़कात होगी तो ठीक, नहीं तो ज़कात वाजिब ना। नंबर 27, दुकान में जो अलमारियां और शोकेस महज सामान रखने के लिए हो या फर्नीचर इस्तेमाल के लिए हो तो उसमें ज़कात नहीं है। अच्छा, अगर दुकानदार फर्नीचर ही का कारोबार करता है, फर्नीचर खरीदे आगे बेचे, खरीदे आगे बेचे, तो तिजारत की नीयत से फर्नीचर रखा है तो ऐसे फर्नीचर पर ज़कात फर्ज होगी। नंबर 28, ज़कात की मद में मरीजों को खून खरीद कर देने से ज़कात साकित नहीं होगी, बल्कि ज़कात दोबारा अदा करनी पड़ेगी। यह बात एक अहम बात है। हमने पीछे एक मसला अर्ज किया कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, सामान खरीद कर गरीब को दे दिया तो ज़कात अदा हो जाती है। मसलन आपने चावल खरीद कर दे दिए, आपने अलमारी खरीद कर दे दी, आपने जो है वो ट्रंक और पेटी खरीद कर दे दी, ये चीजें हैं जिनसे ज़कात आप दे दें तो अदा हो जाती है। खून किसी को लगना है, आपने खून खरीद कर दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, वजह वाज़ेह है कि जो आप खून है, शरीयत ने खून को माल तस्वुर नहीं किया। खून की खरीदो फरोख्त को शरीयत मुतहरा दुरुस्त करार नहीं देती, जायज नहीं है। इल्ला यह कि मसलन एक बीमार है तो असल यही है कि कोई उसको खून लगवाता है तो बगैर एवज के लगवाए, लेकिन अगर मरीज मर रहा है और बगैर पैसे के खून मिलता नहीं है तो खरीदने वाले के लिए उस वक्त गुंजाइश होगी, क्योंकि मरीज मर रहा है, लेकिन बेचने वाले के लिए बेचना जायज नहीं है, क्योंकि खून को शरीयत ने माल तस्वुर नहीं किया। अच्छा, ये बात समझ ले। तो मरीज को खून खरीद कर देने से ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, आपने मरीज की हथेली पर पैसे रख दिए, उसको मालिक बना दिया, वो जो कुछ करना चाहे कर ले, अब आपकी ज़कात अदा होगी। कल बात अर्ज की थी कि तमलीक से ज़कात अदा हो जाती है। नंबर 29, मछली खास समंदर से पकड़ी हो या दरिया से, उस पर तो ज़कात नहीं है। अलबत्ता अगर मछली की तिजारत की तो फरोख्त करने के बाद हासिल शुदा रकम पर ज़कात है, चुनाचे इस रकम को काबिल ज़कात असासा जात में शामिल करके ज़कात अदा की जाएगी। नंबर 30, मछली फार्म की जमीन, तालाब और सामान पर ज़कात लाजिम नहीं, लेकिन मछली फरोख्त करने के बाद उसकी रकम को काबिल ज़कात असासा जात में शामिल करके ज़कात अदा करेंगे। वजह इसकी वाज़ेह है कि आप जो तालाब है, वहां का जो सामान है, वहां पर जो जाल रखा हुआ है, वहां पर जो ड्रम रखे हैं, वहां पर जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो ये आलात जो है, ये सामान जो है, ये फरोख्त करने के लिए नहीं है, ये सामान है आपके कारोबार चलाने के लिए, आलात और औजार की हैसियत रखता है, इसलिए इन पर ज़कात नहीं होगी। आपका वो मोबाइल जो आप इस्तेमाल करते हैं लाखों रुपए का हो, तो ये मोबाइल ज़कात का माल नहीं है। क्यों? वाज़ेह है कि ये वो चार चीजों में दाखिल नहीं है, न सोना है, न चांदी है, न नकदी है, न माल तिजारत है। हाँ, इसलिए इस पर ज़कात नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है और आपने मोबाइल फरोख्त करने के लिए लिए हैं, आपकी दुकान है या आप वैसे जो है आपने 10 मोबाइल लिए हैं कि मैं इनको फरोख्त करूंगा, अभी मोबाइल आपके पास आए, चंद दिनों बाद आपकी ज़कात अदा करने की तारीख आ गई, तो अब आप इन मोबाइलों की कीमत को, जो मार्केट वैल्यू है, उनको आप कॉलम नंबर ए में लिखेंगे, यानी अपने काबिल ज़कात असासा जात में इनको आप शामिल करेंगे और उनकी ज़कात निकालेंगे। नंबर 32, याद रहे, कादियानी शरीयत इस्लामिया की रूह से और पाकिस्तान की रूह से काफिर हैं, जिंदीक हैं, इसलिए कादियानियों को ज़कात देना जायज नहीं है। ज़कात दी किसी ने, गुनाह भी है और अदा भी नहीं होगी। एक बात, कोई नफली सदका आपने देना हो तो वो भी कादियानियों को देना जायज नहीं है, ये मुसलमानों को देना जायज है, इन लोगों को देने से ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 33,
देखिए, आपने किसी ड्राफ्ट के जरिए, इसको थोड़ा सा हम वसी कर लेते हैं, ड्राफ्ट के जरिए भेजा आपने, इजी पैसा के जरिए भेजा, बैंक अकाउंट के जरिए भेजा, या आपने किसी और जरिए से किसी के पास रकम भेजी है। अब आपने भेजा यहां से मसलन आपने कहीं रकम भेजी है रियाल की सूरत में, लेकिन जहां आपने भेजी है वहां रुपया चलता है, तो उन्होंने तब्दील कर दिया, रियाल से रुपया बना दिया, उसमें रकम तब्दील हो गई। मसलन वो 70 थे तो यहां बन गए जो है वो 450 5,000 रुपए बन गए। तो अब इतनी तब्दील हो जाए तो इससे जक़ात की अदायगी पर फर्क नहीं पड़ेगा, जक़ात ठीक अदा हो गई। हाँ, एक बात ज़हन में रखी जाए, आपने जक़ात अदा की है, तो जक़ात अदा करते वक्त जो फीस होती है, आप उस फीस को अपनी जक़ात की रकम से अदा न करें, बल्कि आप फीस अलग अदा करें। आपने $70 कहीं भिजवाए हैं और उन पर फीस आपकी लगी है $5, तो आप $5 उसी 70 में से माइनस ना करें कि आप कह दें कि 70 ही हैं, 65 हो गए जक़ात के, और 5 चौके जक़ात की रकम भेज रहा हूं, लिहाजा 5 भी जक़ात में हो गए, 65 + 5 = 70 आप जो है वो भेज दें, तो ये जायज नहीं है। आप जो रकम भेजे जक़ात की वो फाइनल हो, और उस पर जो इखराजात आ रहे हैं, जो फीस लग रही है, वो अलग आप दें। इस तरह से आपकी अदायगी दुरुस्त है। अगर आपने जो उसकी सर्विस फीस है वो आपने अगर काटी है, सर्विस चार्जेस उसी में से माइनस कर लिए हैं, तो उतनी रकम की जक़ात आपकी अदा नहीं हुई, आपको दोबारा अदा करना लाजिम है। नंबर 34, एक आदमी है, आपने उसको वकील बनाया कि भाई ये रकम है मेरे पास, जाओ फला जगह पर गरीब आदमी है उसको जाके दे दो। वो चला गया, वहां रास्ते में उसकी रकम जाय हो गई, चोरी हो गई, या उसने खुद खराब कर दी रकम, जो भी हुआ, तो अब आपकी जक़ात अदा नहीं हुई, आप दोबारा जक़ात अदा करें। यानी आपके वकील से रकम जाय हो गई या उसने खुद जाय कर दी, जो भी सूरत हो, तो दोनों सूरतों में जक़ात अदा नहीं हुई, बल्कि आपको जक़ात की अदायगी दोबारा करनी पड़ेगी, तब आपकी जक़ात जाकर अदा होगी। हाँ, एक बात यहां ये बात याद रखें, आपने किसी को वकील बनाया था कि जाओ भाई जक़ात अदा करके आओ, अब आया कि आप उस पर जमान और जुर्माना लागू करेंगे कि भाई मेरे तो 5,000 आपने ज़ाय कर दिए, तो उसका जवाब यह है, अगर जिसको आपने वकील बनाया है, अगर वो कमी कोताही करता है, उससे गफलत पाई गई, मसलन रकम उसने बाहर ही रख दी, या रकम की हिफाजत ही नहीं की कि वो चोरी हो गई, तो अब वो जामिन होगा, 5,000 रुपए उससे आप लें। और अगर उसने तो अपने बटुए में रखी थी, चोर ने बड़ी चालाकी के साथ उसका बटुआ गायब कर दिया, या मसला ये हुआ कि उस शख्स ने रकम जो रखी थी वो तो अपने पता नहीं था कहां रखी है, लेकिन चोर को बरल पता चल गया। तो खुलासा ये है कि अगर रकम ऐसी है कि उसके जाय करने में उस वकील का हाथ है या गफलत है, तो फिर तो आप उससे रकम लेंगे, और अगर उसकी गफलत नहीं है तो आप उससे रकम न लें, बस यूं समझे कि आपकी तरफ से वो चोरी हो गई है, जाय हो गई। लेकिन दोनों सूरतों में आपकी जक़ात अदा नहीं हुई, आप जक़ात को दोबारा अदा करें। सबक नंबर 5 का भी कुछ हिस्सा हम पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। देखिए, चंद जदीद मसाइल हैं, उनको समझना जरूरी है। आजकल हमारे यहाँ मसला ये है कि बैंक आजकल जो कि शाबान शुरू होने वाला है, तो शाबान की यकम से पहले पहले ये होता है कि जो है आपको मुत्तले कर देते हैं कि आपकी रकम कटेगी, अगर आप रकम निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा लें, नहीं तो आपसे हम ज़कात काट लेंगे। तो बहरहाल हुकूमत एक लिमिट बताती है कि यहां तक आपने जिसकी रकम होगी वो तो ठीक है, अगर इससे ऊपर हो तो आपने ज़कात काटनी है। तो बैंक वाले बहरहाल वो मजबूर होते हैं, पाबंद होते हैं कि वो आपकी ज़कात काट के हुकूमत के हवाले करें। अगर बैंक ज़कात काटती है तो इसका क्या हुक्म है, अकाउंट होल्डर की ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं,
इस हवाले से मसला यह है कि अगर वो आपकी ज़कात को काटती है हुकूमत बैंक के जरिए, तो अकाउंट होल्डर की ज़कात अदा हो जाती है, उसको दोबारा अदा करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। यह मसला क्लियर है। एक। नंबर 2, अगर आपको यह शुबह हो कि मसलन मैंने चले ज़कात कट गई है, अब हुकूमत उसको सही मसरफ में सही बंदों में खर्च करती है या नहीं करती, या गफलत इख्तियार करती है, तो आया कि मेरी ज़कात का क्या बनेगा? इस हवाले से वाज़े रहे कि एक है ज़कात दहिंदा, जो ज़कात देने वाला आप हैं। आप जब ज़कात अदा कर देंगे तो आपकी तरफ से फरीज़ा अदा हो गया। हां, अगर गफलत और कोताही कर रही है हुकूमत, तो ये वबाल उसी पर होगा, आप उससे बरी जिम्मा है। 2 बातें। तीसरी बात, अगर कोई शख्स इंतहा दर्जे का मोहतात और अफजल तरीका इख्तियार करना चाहता हो, तो उसका वाज़ेह हल यह है कि आप रमजान में, जो कि यकम रमजान को आपके अकाउंट से कट जाती है, आप यकम रमजान से पहले पहले मसलन शाबान के आखिरी तारीखों में आप चले जाएं बैंक में और आप अपनी रकम निकलवा लें। जो निसाब से कम कम है वो हिस्सा रख लें, आप रकम निकलवा लें, 2-3 दिनों के बाद आप रकम जमा करा दें। इस तरीका से आपके जो रकम आपके पास होगी उस पर सही हिसाब लगाकर आप खुद उस ज़कात को मोहताजों और गरीबों में दे दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये अफजल और मोहतात तरीका होगा। तो बैंक की ज़कात काटने से मुतालिक 3 स्टेप में हमने बात की है, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यह बात है तवील मियादी कर्जे। देखिए, बड़े बड़े कारोबारी लोग, सरमायादार लोग, वो बहुत बड़ी बड़ी रकम को कर्जों में लेते हैं। मसलन उन्होंने रकम ली है 2 करोड़, 2.5 करोड़, बड़ी बड़ी तवील रकम ले ली। अच्छा, उसने अदायगी कितनी करनी है? उसने अदायगी मुफ्त, आपने मसलन लिया 100 लाख रुपया लिया, 1 करोड़ लिया, आप अदायगी कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मैं महीने में 1 लाख दिया करूंगा। अब आप अंदाजा करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, कभी होता है कि आप 50,000 देंगे, कभी आप 20,000 देंगे, तो ये कई कई सालों तक ये कर्जे चलते रहते, कई कई सालों तक कर्जे चलते रहते हैं। अब कर्जों के मुतालिक असल कायदा तो ये था कि आपके जो जिम्मेदारियां हैं, मालियाती जिम्मेदारियां, उनको आप कॉलम नंबर बी में रखें, कॉलम नंबर ए में अपने असासे रखें, कॉलम नंबर बी में अपने आपने रखने हैं कर्जे रखने हैं। आपने कॉलम नंबर ए में से बी को माइनस कर देना है। अब जिन्होंने करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ लिया हुआ है और महीना वो दे रहे हैं 50,000 रुपए, थोड़ी थोड़ी करके रकम अदा कर रहे हैं, कारोबारी कर्जों वाले। अब अगर ये कॉलम नंबर ए में लिखते हैं अपनी अमाउंट और कॉलम नंबर बी में ये अपना कर्जा लिखते, तो कर्जा तो इनका करोड़ों में है, तो इन पर तो किसी साल भी ज़कात नहीं आएगी। अब क्या हुक्म है? देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा कारोबारी शख्स है, लेकिन अगर ज़कात को देखा जाए तो ज़कात तो इस पर आती ही नहीं है। ऐसी सूरत में जब तवीलुल मियादी कर्जे, लंबी मुद्दत के कर्जे हों, तो इन कर्जों का हुक्म यह है कि आप इन कर्जों को अपनी कॉलम नंबर बी में नहीं लिखेंगे, आप इसको ए में से माइनस नहीं करेंगे। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, जरा इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। देखिए, आपने कर्ज लिया 2023 में, आपका ये कर्ज मुकम्मल तौर पर वापस होगा 2050 में, 25 साल लग जाएंगे। अब आप इन 25 सालों में, 25-26 सालों में, अब आप हर साल इस टोटल रकम को माइनस नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने हर साल जितनी रकम वापस करनी है उतनी रकम को आप अपने कर्जों में से काट लें। मसलन आप अपने ए में से काटें। मसलन आप उसके लिए यूं करें, आपने लिया हुआ है 4 करोड़, आप महाना अदा करते हैं मसलन सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, तो आप एक साल में अदा करते हैं 6 लाख रुपए।
अब आपने साल के आखिर में जो अपना हिसाब करना है, कॉलम नंबर ए में आप अपनी टोटल अमाउंट लिखें और कॉलम नंबर बी में आप वहां पर लिखेंगे 6 लाख रुपए। यानी कर्जे जो तवील कर्जे हैं उनकी मद में सिर्फ 6 लाख रुपए लिखें, इससे जायद आप न लिखें। क्यों? इसलिए कि अगर जायद को लिखना शुरू किया तो जिंदगी भर जो है वो ये ज़कात नहीं देगा, कल और कर्जा उठा लेगा, फिर और कर्जा उठा लेगा, ये तो फिर गरीब से गरीब तक शुमार होता जाएगा, हालांकि अमीर से अमीर तर है। तो तवील मियादी कर्जों का हुक्म उलमा ने ये बयान किया है। देखिए जरा, तवील मियादी कर्जे सरमायादार और बड़े कारोबारी लोग बैंकों से जो बड़ी रकूमात तवील मुद्दत के लिए बतौर कर्ज लेते हैं, उन कारोबारी कर्जों का हुक्म यह है कि हर साल जितनी किस्त की रकम वाजिबुल अदा होती है, सिर्फ उतनी ही रकम असल सरमाए से मिन्हा कर दी जाए, माइनस कर दें। बकिया कर्ज को माले ज़कात के निसाब से माइनस नहीं किया जाएगा, बल्कि बकिया कुल मालियत का हिसाब लगाकर ज़कात अदा की जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने इनफिरादी तौर पर भी तवीलुल मियादी कर्ज लिया हो, तो सिर्फ मौजूदा एक साल ज़कात के हिसाब वाले साल की रकम वाजिबुल अदा रकम इसके काबिल ज़कात रकम से माइनस की जाएगी। आइंदा सालों में वाजिबुल अदा रकम कुल हिसाब से माइनस नहीं की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर ज़कात का हुक्म। देखिए, क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसे कई हुकूमतों ने बतौर करेंसी के उन्होंने इसको शुमार कर लिया है, इसलिए ये चूंकि इसकी बेस करेंसी पर मौजूद है, इसलिए इसको भी आप अपने काबिल ज़कात असासाजात में शामिल करेंगे और साल मुकम्मल होने पर ज़कात अदा करेंगे। हमने जो अपना फार्म आपको दिया है, एक आपको पीछे जो है वो दिखाया गया था, ज़कात फार्म है, उसमें भी क्रिप्टो करेंसी को लिखा गया है। प्रॉपर्टी के अहकाम। प्रॉपर्टी के अहकामात हमने आपको सबक नंबर 4 में जो अर्ज किए हैं, तो उन्हीं की रोशनी में दोबारा अर्ज किए जाते ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, जो घर या जमीन या दुकान कोई भी है, आपने रिहाइश की नियत से लिया है, दुकान ली है, अपने आप को वहां सेटल करना है कि दुकान मैं खोलूंगा, आपका बेचने का इरादा नहीं है। जमीन ली है, खुद मैंने बोनी है, घर लिया है, रिहाइश खुद रखनी है, दुकान ली है कि मैंने खुद इसको चलाना है, तो ऐसी खरीदी हुई अशिया पर ज़कात नहीं है, क्योंकि यह माल तिजारत नहीं। नंबर 2, जो दुकान इस गर्ज से खरीदी हो कि उसमें कारोबार किया जाएगा, तो इस दुकान की वैल्यू पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। वजह वाज़ेह है कि आप उसमें कारोबार कर रहे हैं, या आपकी खरीदी इस नियत से खरीदी नहीं है कि आप फरोख्त करें, यानी माल तिजारत नहीं है। नंबर 3, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कोई नियत नहीं की कि बेचूंगा, रिहाइश करूंगा, यानी नियत आपकी पुख्ता नहीं है किसी भी तरफ, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप काबिल ज़कात नहीं समझेंगे, इस पर ज़कात नहीं है। नंबर 4, चौथा मसला यह है कि जो प्रॉपर्टी तिजारत की नियत से आपने ली है, तो आप उसको फरोख्त करके नफा कमाएंगे। मसलन प्लाट लिया है कि चंद साल बाद बेच दूंगा, नफा आएगा, तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज, चाहे वो दुकान है, मकान है, प्लाजा है, कोई पोर्शन है, जमीन है, एनीथिंग, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज निसाब के बकदर पहुंच जाए, निसाब की मिकदार को हो जाए, तो हर साल उनकी मौजूदा जो वैल्यू होगी, करंट वैल्यू, उस पर आपने ज़कात देना लाजिम होगा। नंबर 5, अगर प्रॉपर्टी आपने किराए पर देने के लिए ली थी, किराए पर दी है, तो प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं, अलबत्ता किराए पर ज़कात है। क्या माना? किराया आपका साथ साथ खर्च होता रहा, साथ साथ खर्च होता रहा, बचता ही नहीं है, तो उस किराए पर भी ज़कात नहीं। और अगर आप उसको बचा कर रखते रहे, जब साल आया तो आप उस किराए को भी प्लस कर देंगे अपने कॉलम नंबर ए में, और अपनी बाकी चीजों को भी कॉलम नंबर ए में आप जमा करेंगे। जब आप उनको जमा करेंगे, तो अगर वो तमाम वैल्यूज
आती हैं 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, तो फिर आप साहिब निसाब हैं, और 1 साल गुजरने पर आप फिर हिसाब करें। अगर 1 साल बाद भी साहिब निसाब हैं तो आप उस वक्त जो रकम आपके पास मौजूद हो उस पर आप ज़कात अदा करें। नंबर 6, देखिए किस्तों पर आपने प्लाट लिया है, किस्तों पर आपने प्लाट लिया और आपने तिजारत की गर्ज से लिया है, उस पर भी ज़कात है। अभी आपको कब्जा मिला हो या कब्जा न मिला हो। एक है कि आपको पता ही नहीं है कि मेरा प्लाट है किधर, एक है कि वो बिल्कुल, जिस तरह आमतौर पर फाइलें बिकती हैं तो पता होता है उसकी हुदूद अरबा का, कि वो कहाँ है, किस जो है वो फेज में मौजूद है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, क्या उसका सिस्टम है, तो उस पर आपको फिर ज़कात अदा करनी होगी। फाइलें बिकती हैं, फाइल की पुश्त पर भी उस पर टोटल चीज होती है, यानी आपकी जो प्लाट है वो प्लाट उस फाइल की पुश्त पर होता है। तो बहरहाल तिजारत की गर्ज से अगर फाइलें भी आप खरीदते हैं ताकि आगे फरोख्त करेंगे तो उनकी भी मौजूदा वैल्यू पर ज़कात है। आपने जरी जमीन खरीदी है, इस नियत से खरीदी है कि मैं बेचूंगा, तब तो ज़कात है। और आपने उस पर ज़रात की नियत से खरीदी है कि मैं खुद जो है इस पर चने या गेहूं या गन्ना या जो है वो और फसल इस पर मैं उगाऊंगा, तो अब इस पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो चीज उगाएंगे उस पर उसके हिसाब से उश्र वाजिब होगा। तो प्रॉपर्टी के हवाले से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि जो चीज इस नियत से खरीदी है कि इसी को मैं आगे फरोख्त करूंगा, तो फिर तो ज़कात है, अगर वो नियत पाकी है। और अगर इस नियत से नहीं खरीदी गई, रिहाइश की नियत से खरीदी गई या नियत कुछ भी नहीं थी, तो फिर उसको ज़कात उस पर नहीं है। ये हमने अर्ज कर दिया है, दोबारा अहमियत से अर्ज कर दें। आजकल कहीं आप ज़कात की रकम है या कोई भी रकम आप भिजवाना चाहते हो, एक्सचेंज है, बैंक है, डाकखाना है या अफराद हैं, इजी पैसा है, कोई अकाउंट है, किसी जरिए से अगर आप कहीं कोई चीज भिजवाना चाहते हैं तो इस तरह भिजवाने की सूरत में जो अफराद हैं या वो मुतल्लका इदारे हैं जो आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, तो चार्जेस की मद में जो रकम आपने दी है उसको ज़कात से माइनस मत करें, वो अलग दें। यानी पूरी ज़कात आप दे रहे हैं, उस पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस आप वहीं से ना कटवाएं, अलग से कटवाएं, तो तब ज़कात जो है आपकी ठीक अदा होगी। ज़कात का बेहतरीन मसरफ, देखिए ज़कात के मसरफ तो हर जाहिर बात है, ज़कात का मसरफ हर वो शख्स है जो इसका मुस्तहिक है, लेकिन दो मसरफ इंतहाई अहम है। नंबर 1, मुस्तहिक रिश्तेदार। आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में, आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे अफराद हैं जो बहुत गरीब हैं, तो उनकी आप मदद कर दें ज़कात की मद में, तो ज़कात की अदायगी का सवाब भी आपको मिल जाएगा और रिश्तेदारों की रिश्तेदारी निभाने का, सिला रहमी का भी आपको सवाब मिल जाएगा। इसलिए कुर्बो जवार में, अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इन अफराद को जरूर बेजरूर देखें कि वो अफराद अगर पाए जाते हैं तो फिर लाजमन उनकी आप जो है वो इमदाद करें, भले ज़कात की मद में भी हो। नंबर 2, दूसरा अहम मसरफ दीनी मदारिस हैं। मदारिस दीनिया इस्लाम के किले हैं और इस्लाम की तालीमात की, दीन की, मजहबी की हमारी नश्र और इशात का बायस बनते हैं। दीनी मदारिस में तलबा किराम जो है वो पढ़ते हैं, दीन सीखते हैं और आगे उम्मत को सिखाते हैं। और इसलिए दीनी मदारिस में अगर कोई शख्स, जिस तरह मुस्तहिक को, रिश्तेदार को आपने सवाब ज़कात दी है तो वहां दोहरा अजर था, ज़कात की अदायगी का सवाब अलग मिलेगा और सिला रहमी का सवाब अलग मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह दीनी मदारिस में अगर आप ज़कात अदा करते हैं तो इसका डबल सवाब है। नंबर 1, आपकी ज़कात अदा हो गई, ये सवाब भी मिल गया, और नंबर 2, आपको इशात दीन का और तहफ़्फ़ुज़ दीन का भी अजर मिल गया, इसका भी अजर मिल गया। इसलिए देख लिया जाए कि अपने कुर्बो जवार में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके जानने वालों में जो मदारिस दीनिया है, मदारिस दीनिया की बहुत ज्यादा खिदमत की जाए।
आम हालात में भी दिया जाए, और आम हालात के अलावा जो ये ज़कात के मौके हैं, खुसूसन रमज़ान है या बाज़ लोग जो है वो उससे बढ़कर ईद उल अज़हा के मौका के इर्दा गिर्द देते हैं, जो भी इंसान का महीना मुकर्रर हो, तो बहरहाल दीनी मदारिस को भी इंसान अपनी ज़कात के इन माहौल में और इस मौके पर हरगिज न छोड़े, बल्कि इनकी भी इमदाद और मुआवनत जरूर करता रहे। आगे है जानवरों की ज़कात के अहकाम, ये इंशाअल्लाह अज़ीज हम कल पेश करेंगे। जानवरों पर भी मुस्तकिल ज़कात होती है। माल है आपके पास, सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत है, उन पर ज़कात। आपके पास जानवर हैं तो जानवरों की भी ज़कात होती है, उसकी भी शराइत है। इसी तरह आपके पास खेती है, फल है, उसकी भी ज़कात है, जिसको उशर कहा जाता है। तो हर हर चीज की अलग अलग अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म बयान फरमाया, ताकि बंदा खुद भी खाए और गुरबा को भी खिलाए। आपस की मोहब्बत में, आपस के प्यार में ये शख्स जिंदा रहें, ताकि ऐसा ना हो कि बाहमी इस भागम भाग में इंसान एक दूसरा का मुखालिफ रहे। तो बहरहाल सफ़ा नंबर 32 से जानवरों की ज़कात के अहकामात इंशाअल्लाह हम कल पेश करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।